जी, अस्सलाम वालेकुम फ़िदा, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम वर्दा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वर्दा आपको आवाज़ आ रही है? बस एक सेकंड जी होल्ड जी सर, आवाज आ रही है। जी फ़िदा, आप खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जी, सेकंड अवैस। जी मैं थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहा हूँ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ये हमारा तीसरा सेशन है आज, इसमें हम टर्न अराउंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग के बारे में जो बाय द बुक डेफिनेशंस हैं, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। पहले दिन हमने कंसल्टिंग की जो टोटल डेफिनेशन है, उसके ऊपर बात की थी कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसल्टिंग इन आवर 13 चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमने हेल्थ केयर की बात की थी, जिसमें हमने एजुकेशन की बात की थी, जिसमें हमने सप्लाई चेन की बात की थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की थी, फूड सिक्योरिटी की बात की थी, इन्वायरमेंट की बात की थी, हमारे जो मेन कॉरपोरेशंस हैं जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जिसको हम पीआईए कहते हैं, पाकिस्तान स्टील है, और इस तरह के जितने इदारे हैं उनको हमने अगर टर्न अराउंड करना है, उनको ठीक करना है तो क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान रेलवे को कैसे ठीक कर सकते हैं, और उसको हम डाउन साइज करते हैं तो एक कमरे की दुकान जो है उसको भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं अगर वो लॉस में जा रही है, और इस तरह के बहुत सारे जो और हमारे इन बिटवीन इदारे आते हैं उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज की जो हमारी डिस्कशन है थर्ड डे,
सेकंड डे हमने कवर किया था द डेफिनेशन ऑफ कंसल्टिंग और कंसल्टिंग की जो आगे टाइप्स हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसको खत्म करेंगे और फिर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं 10 बजे हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो गैदर करते हैं। तो हमारे जो फेसबुक के फ्रेंड्स हैं उनको खुशामदीद। और टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये उसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि फेसबुक के बहुत सारे साथी जो हैं हमारे साथ इस नेटवर्क में नहीं थे। तो इनको दिस इज TMA, टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, हेडक्वार्टर्ड इन शिकागो, और इसमें 43 चैप्टर्स हैं पूरी दुनिया में और 10,000 के करीब चार्टर्ड मेंबर हैं। आई एम वन ऑफ देम। सो पाकिस्तान में 3 लोग थे जो 2 USA चले गए, मेरे जो कॉलीग थे जिन्होंने इसमें स्पेशलाइज किया था। और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, सेक्टर्स हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अलग पूरा चैप्टर है, एक पूरा अलग डिपार्टमेंट है आप कह लें। और हमारा जो सप्लाई चेन है, ये ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे और PIA एयरलाइंस का अलग है, फार्मास्यूटिकल का अलग है, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलग है। टेक्सटाइल सेक्टर के रिवाइवल की जब बात करते हैं तो उसकी सिचुएशंस अलग हैं। फिर गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको के इसमें एड्रेस किया जाता है। उसके बाद हम मुख्तलिफ और एरियाज को एड्रेस करते हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं और कॉल सेंटर्स हैं जो कि हमारी इस वक्त डिजिटलाइजेशन के लिए एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप कह लें। इसी तरह फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल करने की जो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, ICT R&D फंड है जिसका नया नाम इग्नाइट है, और नेशनल IT बोर्ड है, और इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जब इसमें आती हैं तो हम उसको कैसे एड्रेस करते हैं और उसके चैलेंजेस को कैसे देखते हैं, ये हमने असर्टेन किया। हमने जितने हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, अगर आप भी उसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो tahir@tie.org.pk बड़ा सिंपल सा एड्रेस है। इसके ऊपर आप ईमेल भेज दीजिए या फेसबुक से मुझे भेज दीजिए मैसेज अपना मैसेंजर में। और जो हमारे रजिस्टर्ड साथी हैं वो जूम पे हैं इस वक्त हमारे साथ, उनको कोर्स कंटेंट आज का जो हमने पढ़ना है वो भी भेज दिया है, जो कल था वो भी भेज दिया है, कल का जो सेशन था वो भी भेज दिया है। तो इसलिए आज का जो सेशन है इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और आप जिस तरह भी इसको अपने लिए सूटेबल समझते हैं और आप समझते हैं कि ये कोई क्वेश्चन है आपका या कोई आपको अपने रियल लाइफ का प्रोजेक्ट है या कोई आपका चैलेंज है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं या आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप फैकल्टी मेंबर हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आप हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हमने सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको हमने शेयर किया है, उनको ज्वाइन किया है या उनको एड्रेस किया है। कल जो हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैंने भेजा है, हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड एक वीडियो भेजी है, और एक एजुकेशन सेक्टर की रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर हमने एक वीडियो भेजी है। इनको आप देख सकते हैं और उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड किसी एरिया में इंटरेस्ट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, किसी भी एंगल से ईमेल कर दीजिए, फेसबुक से शेयर कर दीजिए, और मैं आपको इसमें इंक्लूड भी कर लेता हूँ। अपना ईमेल आईडी कम से कम जरूर भेज दीजिएगा ताकि वो एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में जितनी भी मटेरियल हम भेजते हैं वो हम उसमें शेयर कर देते हैं। इसकी एक बुक है जो कि इतनी मोटी है, और इस बुक का जो है एक टाइटल, ये बेसिकली बाइबल है, इसकी बेसिक है। इसके बाद एक और बुक है जो हम टर्न अराउंड मैनेजमेंट के ऊपर हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी जो रजिस्टर्ड हमारे मेंबर हैं उनको भेज दी है। बाकी लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हम आपको वो बुक भी भेज देंगे, और उस बुक से आप उसके कंटेंट के साथ एक एक चीज जो है उसको आप देखेंगे और अपने आप को इस पूरे प्रोसेस में एंगेज करेंगे इंशाल्लाह। तो हम 10 बजे का इंतजार कर रहे हैं ताकि लोग हमारे जो 10 बजे के हिसाब से ज्वाइन कर रहे हैं हमें,
वो हमें देख लें, शुरू कर लें। अ, हमारी जो आज की प्रेजेंटेशन है उसमें हमने इससे पहले तक के जो पोर्शन किए थे, मैं आपको उसमें एक रिवीजन करा देता हूँ। हमने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और स्मॉल बिजनेस की जो डेफिनेशन है, एज ए कंसल्टेंट, एज ए बिजनेस, जब आप कंसल्टेंसी शुरू करते हैं तो आपको ये कैसे देखनी है, अल्टीमेट बिजनेस प्लान आपने इसका एक बनाना है, ये कल हमने कवर किया था। गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड है कि आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर्ड ऑफिस होना चाहिए जिसमें बैठ के आप अपने इस पूरे काम को देख सकते हैं। क्लाइंट्स, मार्केटिंग, बिजनेस, सेलिंग योर सर्विस, गेटिंग मनी, फाइनेंसिंग योर बिजनेस, इसमें डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। बाद वक्त आप अपने कस्टमर की साइट पे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बैठ के कंसल्टेंसी करते हैं, उन्हीं का आप ऑफिस इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं की आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, आप एक तरह से उनके पैनल पे एक कंसल्टेंट होते हैं। मैंने 1.5 साल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के साथ काम किया है, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जाके बैठता था, मुझे एक ऑफिस दिया हुआ था वहाँ पे, और उसमें हमने जितनी सारी रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम किया। पिछले सीजन में हमने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का जो शिफा फाउंडेशन है उनके साथ रिस्ट्रक्चरिंग की हमने 2 दिन की वर्कशॉप भी कराई थी, और कुछ हमने उनके साथ प्रोजेक्ट किया था। तो ये हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारा काम है, उसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंसल्टिंग बिजनेस यू आर इन, इसको हम उसमें देख सकते हैं इंशाल्लाह। इवेलुएटिंग योर फिट, आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो, ये रिवीजन हम कर रहे हैं पिछले 2 दिन की जो हमने पढ़ा है। आपकी जो पर्सनल इवेल्युएशन है, आपकी जो पर्सनल कैपेसिटी है, कैटेगरी है, या आपका जो कोटे है, उसको हम सामने रखते हैं कि आप किस एरिया में माहिर हैं। सेटिंग द सीन, इसके ऊपर हमने पूरी एक्सरसाइज की थी कि आप जब फर्स्ट टाइम किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो उनकी जो चैलेंजेस होते हैं उनको आप कैसे एड्रेस करते हैं, और उन चैलेंजेस को फिर आप कैसे अपने रोजमर्रा के जो मामला हैं उसमें लेके आते हैं। कंसल्टेंट्स आर फेमस फॉर, हमने एक जोक शेयर किया था कि कंसल्टेंट वो होता है जो कस्टमर की घड़ी से टाइम देख के कस्टमर को बताता है और उसके पैसे लेता है। इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि वो ज्यादती करता है, लेकिन आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो कंसल्टेंट्स के तौर पे वो आपने कस्टमर के A to Z जो पूरा फ्रेमवर्क है 360 डिग्री का, उसमें आपने इसको एड्रेस करना होता है। जब आप उसमें एड्रेस करते हैं फिर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि उनसे बेहतर इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता। इंफॉर्मेशन किस स्ट्रक्चर में लेनी है, किस कैटेगराइज तरीके से आपने लेनी है, ये आपकी इंटेलिजेंस है। कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस है। इन चीजों को जब आप देख लेंगे तो फिर आपके लिए कंसल्टिंग का जो बिजनेस है ये बड़ा आसान हो जाएगा। और आई डोंट नो, आप चूंकि अभी इस काम में नए हैं, कुछ हमारे लोग एक्सपर्ट हैं जो सीनियर हैं, जिन्होंने हमें मुख्तलिफ एंगल से ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर सफेद बालों वाले या ग्रे बालों वाले लोग भी हैं, उनके लिए काम बड़ा आसान है। नए जो लोग हैं उनको इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लर्निंग बड़ी जरूरी है, और मेरे लिए तो इट्स अ हॉबी, मैं तो इसको एज ए हॉबी करता हूँ। प्रोफेशन भी है मेरा, मैं हॉबी भी करता हूँ, एज ए हॉबी भी करता हूँ, और पैशनेट तरीके से मैं इसको करता हूँ। हम अगले कुछ दिनों में पैशन के बारे में भी बात करेंगे कि पैशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है इन दिस बिजनेस। आपको ये कंसल्टिंग का काम जो है बज़ाहिर पढ़ाई में खुश लगेगा, लेकिन आप उसको कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये उस सूरत में है कि आपके पास इसका मैक्सिमम नॉलेज हो। ये हमारी बाय एंड लार्ज कंसल्टेंट्स की डेफिनेशन हमारी थी। सबसे पहली हमारी स्लाइड जो थी, जो हमने परसों डिस्कस की, वो देयर इज नो फ्री कंसल्टेंसी। प्लीज आप एक चीज याद रखें, जब भी आप कंसल्टिंग का बिजनेस शुरू करें उसको एक अच्छे तरीके से पिच करें, उसके एनालिसिस करें, और जब आप स्टार्ट करने लगें तो आप उसकी एक फी तय कर लें, और वो फी आप जरूर लें। वो फी जो है कंसल्टेंसी की, वो आपके पूरे बिजनेस को रिवॉल्व करती है। आप कह लें कि फ्यूलिंग है उसकी, उस फ्यूल से ये आपकी जो कंसल्टेंसी है, वो कस्टमर, आपका जो क्लाइंट है, एंड यूजर है, वो इस चीज को मैनेज करेगा। ये फ्यूल के तौर पे फीस काम करेगी और उससे ये काम करवाएगी। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप अपना मसला बयान करते हैं,
वो आपको आपसे फीस लेता है, आपको एक डायग्नोस्टिक देता है, कुछ उसमें टेस्ट वगैरह भी होंगे। अदरवाइज वो आपको डायग्नोस करके फिर वो पर्ची लिख के देता है, आप दवाई लेते हैं और उस दवाई के बाद फिर आप जाके अपने आप को जिस परहेज के लिए उसने आपको एडवाइस किया है वो भी आप करते हैं और वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो अगर आप फीस नहीं देते और आपको मुफ्त में मशवरे जिस तरह मोहल्ले में या फैमिली में लोग दे देते हैं, यार इसको बनक्शा पिला दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, यूजुअली लोग उसके ऊपर वो नहीं करते, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो हमने आज 10 बजे का टाइम सेट किया हुआ है, 10 बजे तक जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं उनको मैं इसमें अलाउ करूंगा। उसके बाद जो लोग ज्वाइन करते हैं वो प्लीज फेसबुक लाइव पे चले जाएं, क्योंकि मुझे बार बार फिर आपको इसमें अलाउ करना पड़ता है और डिस्टर्बेंस होती है। आप इस चीज को मैनेज कर लें कि 10 बजे आप सब लोग ऑनलाइन हो जाया करें, ठीक है आइंदा से, क्योंकि हमारा ये 26 डेज हमारे अभी बाकी हैं आज के बाद। इंशाल्लाह आप इसमें से फायदा उठाएंगे। और आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है, तो आप प्लीज ईमेल से मुझे फॉरवर्ड कर दें। ईमेल का एक चैनल हमने रखा हुआ है ताकि सारी जो ईमेल्स आपकी आती हैं वो एक ही जगह पे आके इंडल्ज हो और मैं उसको फिर रेलेवेंटली जवाब दूं। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिसका जवाब सबके लिए फायदेमंद है तो मैं वो अक्रॉस द बोर्ड सबको ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि लोगों के लिए फायदेमंद हो। मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने 2 दिन में क्या चीजें पढ़ी हैं ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। हमने आज क्या पढ़ना है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। हमने दोनों बुक्स जो हैं इसकी, वो जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनको भेज दी हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं हुए वो tahir@pie.org.pk इसके ऊपर अपनी ईमेल भेज दें या मुझे जो फेसबुक से लोग लिंक हैं वो मुझे मैसेज कर दें। अपना ईमेल आईडी उसमें जरूर करें। अगर आपके पास मेरा ईमेल आईडी नहीं है या आपको याद नहीं है तो मैं आपको उसकी डिटेल भेज दूंगा रजिस्ट्रेशन की। इसको आप कंटिन्यू कीजिए, ज्वाइन कीजिए और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि अब सब लोग जो हैं वो जो पिछला हमने सारा रिवाइज किया था उसको देख चुके होंगे और मैं इसको अब आज का जो हमारा सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और हम अपने आज की जो हमारी स्लाइड थी ऑफिस सेटअप तक हम कर चुके थे और हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आज बात करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और मेरे पास ये पूरे एक पेज पे इसकी किताब में भी अवेलेबल है और मेरे पास स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। मैंने ईमेल से भी आपको ये इसके नोट्स भेज दिए हैं। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। हेडलाइन में हम इसको अभी देख रहे हैं। जब आप कंसल्टेंट बनते हैं तो आपको कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है ना। उसको डिटेल में डिस्कस किया गया है। कंसल्टेंसी की टाइप्स हैं वो भी हम आगे देखते हैं। establishing key results areas you can do consulting। आप पहले एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि कौन से की रिजल्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ केयर पे जाके काम करते हैं तो क्या आपने मैक्सिमम मरीजों को देखना है या आपने मैक्सिमम मरीजों को सेहत हासिल करने के लिए सपोर्ट करना है। क्या हेल्थ केयर के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं कि आपने लोगों को बीमारी में मुब्तला होने से बचाना है या जो मुब्तला हो गए हैं उनको उसमें से पुल आउट करना है। तो जब आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ कंसल्टेंसी करेंगे तो फिर आपको ये देख लें कि आपको फिर बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा कि निपिंग ईविल इन द बड, इन माय ओपिनियन। अगर आप हेल्थ केयर की इंडस्ट्री को देखते हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लोग बीमार ही ना हों। परहेज इलाज से बेहतर है। और कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक जो पार्क्स हैं और ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स, और साफ सुथरी सादी खुराक है, मिलावट से पाक आपकी खुराक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। उसकी गाइडेंस दे दीजिए। अगर मिनिस्ट्री की बात करते हैं, अगर आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जिसका मैंने भी जिक्र किया, शिफा फाउंडेशन का मैंने जिक्र किया, उनके साथ हमने काम किया था। हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग की वीडियोस मैंने आपको भेजी हैं, मैंने फेसबुक पे भी शेयर की हैं, आप ढूंढ लीजिए। अगर कल की मेरी जो पोस्टिंग है उसमें देख लीजिए।
तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किन एरियाज की बात कर रहे हैं। उसके बाद डिफरेंट फी स्ट्रक्चर हमारे जो हैं उसको हम देखते हैं। ये तय करना कि किस काम की कितनी फीस होगी, थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए। आप इलॉजिकल हो के बहुत ज्यादा पैसे मांग लें या आप बहुत थोड़े पैसे उसके कैलकुलेट करें, उसके जो फी का जो स्ट्रक्चर है, फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए टाइम, आपको उसको ट्रैवलिंग, उसकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल और बाकी चीजें हैं वो भी आपने सपोर्ट करनी है। तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, आपने आगे जाके हम उसको देख रहे हैं, वो आपने बहुत ही केयरफुल तरीके से डिजाइन करना है ताकि आपको अपने इस फी स्ट्रक्चर के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, आपका क्लाइंट जो है वो भी कॉन्फिडेंट हो, और आप मिल के उसके साथ कोई लाहा अमल ऐसा निकाल लें कि दोनों के लिए वो सूटेबल हो। ठीक है जी। इसके बाद हम अगले पोर्शन पे जाते हैं जो कि चार्जिंग फॉर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। हम सारे काम खुद नहीं करते, हम बहुत सारे काम जो हैं वो आउटसोर्स करते हैं, और आजकल तो आउटसोर्सिंग का जमाना है। तो आपने आउटसोर्सिंग किस लेवल पे करनी है, इवन आप अपने से सीनियर लेवल को भी आउटसोर्स कर सकते हैं, अपने से जूनियर लेवल को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। जब आप आउटसोर्सिंग इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि अगर आपने जूनियर्स को एंगेज करना है तो उनका पर आवर, पर डे, पर मंथ चार्जेस क्या हैं। फिर आप अपनी फी स्ट्रक्चर को जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एस्टिमेशन कर रहे होते हैं प्रोस्पेक्ट्स की स्टेज पे, कॉन्ट्रैक्ट या प्रपोजल देने की स्टेज पे, तो फिर आपने सब कॉन्ट्रैक्टर जो हैं अपने, उनको भी अकोमोडेट करना है। वो आपसे सीनियर भी हो सकते हैं, आपसे जूनियर भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो लिमिट बैड डेट्स। यूजुअली ये होता है कि हम काम करने लग जाते हैं, अपने काम से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा हमें पैशन होता है, और हम काम करते चले जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हमारी जो इनवॉइसिंग हो रही है, बिलिंग हो रही है, उसकी रिकवरी भी करनी है। हमारे डेट्स, पैसे फंसते चले जाते हैं। शुरू शुरू में मैंने भी बहुत मार खा के ये चीजें सीखी। उस वक्त तक ये किताब मेरे पास नहीं आई थी, और ये स्ट्रक्चर्ड कंसल्टिंग का जो बिजनेस एनालिसिस है ये मेरे पास नहीं था। तो बहुत सारी जगहों पे पैसे फंस जाते थे, फिर हम करते थे, या हम लिखते थे कि जी हम 30% एडवांस लेंगे, 20% इसके बाद होगा, 50% आफ्टर दी ऑन दी कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो टर्म्स आप लिखते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल नहीं करते थे। हम कहते थे यार चलो क्लाइंट है, दे ही देगा। लेकिन अब उम्र के इस हिस्से में और तजर्बे के इसके साथ हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नहीं, जो आपने टर्म्स लिखी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सोच समझ के, कैलकुलेट करके, क्लाइंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको देख लीजिए, अपनी फिजिबिलिटी देख लीजिए कि अगर वो आपको 100% एडवांस नहीं दे रहा, 30% एडवांस नहीं दे रहा, क्या आप 100% पेमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट तक इस प्रोजेक्ट को फंड कर सकेंगे, अफोर्ड कर सकेंगे, अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दे सकेंगे, ट्रैवलिंग करवा सकेंगे मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर काइंडली आप इस काम को ना कीजिए। अगर आप ये सारा कुछ कर सकते हैं, अपनी टर्म्स को बहुत केयरफुली कैलकुलेट कीजिए। जो टर्म पेमेंट्स की आप लिखते हैं या डिलीवरी टाइम आप लिखते हैं, उसको 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा अपनी पूरी टीम के साथ बैठ के कैलकुलेट कीजिए। जब आप लिख दीजिए फिर आप उसको, उसके पीछे जाइए, उसको काम कीजिए, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश। ऑफिस इक्विपमेंट, सपोर्ट टूल्स, एडमिन, रिसोर्स, ये आपको बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते। प्रायोरिटी बिटवीन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। आपके पास 1, 2, 3, 4, 6, 10, 15, 20, 30 प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं माशाल्लाह, जो कि होता है। तो फिर आपने इनके दरम्यान में प्रायोरिटी सेट करनी है। कुछ प्रोजेक्ट्स नीड बेस्ड होते हैं, अर्जेंट होते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, साल, 2 साल, 3 साल के होते हैं, और कुछ इमरजेंसी में क्रिएट होते हैं। जैसे कोविड-19 के लिए अगर आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री या आपको हॉस्पिटल के अंदर ये अरेंजमेंट करना है या उसके लोगों की ट्रेनिंग करानी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो आपको फिर ये इमरजेंसी में करने होंगे। तो फिर आपको मे बी आपका जो नॉर्मल एक एजुकेशन का प्रोजेक्ट था वो उसको आप थोड़ा सा बैक बर्नर पे ले जाएं और इसको आप आगे ले आएं ताकि आपकी इमरजेंसी में चीजें। तो ये प्रायोरिटीज जो हैं आपकी, ये आपने बहुत इंटेलिजेंटली, without annoying any client, or within the limit of your time, your budget, and your completion time of that project as well, आपने ये देख के फिर आपने इसको तय करना है।
उसके बाद है रेडी फॉर चेंज एंड एक्सेप्ट चेंज। आपने खुद भी अपने आप को एडजस्ट करना है इस चेंज प्रोसेस में, और आपने अपने क्लाइंट्स जो हैं उनको भी चेंज प्रोसेस के अंदर अलाइन करना है, उनको सपोर्ट करना है। फॉर्मलाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बड़ी जबरदस्त चीज है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मलाइज करना। मुझे याद है व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन 1995, मैंने जब ये फाल्कन इंजीनियरिंग टेक ओवर की, एक बैड डेट कंपनी थी ये 1.25 करोड़ रुपए की। तो उस वक्त मुझे काफी सारे चैलेंज थे, उसमें मुझे बहुत सारे मसाइल थे जिनको मैंने एड्रेस करना था। तो मुझे एक बहुत बड़ी ऑडिट कंपनी थी पाकिस्तान में, उसके मेरे पड़ोसी थे जो उसमें रहते थे, काम करते थे। उन्होंने मुझे इस सिलसिले में हेल्प किया। उन्होंने कहा था तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट जितना अच्छा लिखा होगा, तुम्हें इसमें उतनी सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, और इजी टू वर्क वाला पोर्शन आपका, मेंटली आप अपसेट नहीं होंगे, और कोई भी आउट ऑफ ब्लू कोई चीज उमड़ के सामने नहीं आ जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट आपका लिखना, मैं एडवाइस करूंगा, अगर आपको 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मिलता है और उसमें से 5,000 रुपए आपको बिजनेस लॉयर को देने पड़ते हैं, वो आप दे दीजिए। वो आपको उसकी टर्म्स इतनी अच्छी डिक्टेट करके दे देगा कि उसमें आपकी सेफ्टी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, ये एडवाइस दे रहा हूँ। आप लीगल एडवाइजर को भी अपने पास मंथली बेसिस पे, रेंटल बेसिस पे रख सकते हैं कि जी मैं 5,000 रुपये महीना आपको दूंगा, मेरे जितने ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो इसको आप वेट कर लीजिए, इसमें कोई ऐसी क्लॉज ना हो जिसको कोई आपके लिए कोई चैलेंज हो और आपके लिए कोई मुश्किल। उसके बाद हमारे पास फॉर्मलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसकी अगेन जब हम आगे अगले दिनों में जाएंगे तो हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कॉन्ट्रैक्ट लिखना बहुत जरूरी है। लोग इसको बहुत लाइक देते हैं या इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। देख के सोच समझ के सारी जो आपकी जो क्लाइंट्स की वो हैं ऑप्शंस, उसको आप अकोमोडेट कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखिए, और उसके बाद फिर आप इसको अकोमोडेट करके अपने लिए आसानियां रखिए। इंजॉय करें काम को इंजॉय करके करें, काम को आसानी के साथ करें। आप हर वक्त किसी प्रेशर में ना रहें, और आप हर वक्त किसी प्रॉब्लम में ना रहें कि जी ये कैसे होगा और वो कैसे होगा और वो कैसे। ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ कंसल्टिंग असाइनमेंट्स, जब आप एक असाइनमेंट लेते हैं फिर आप उसको स्ट्रक्चर कर लें, मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड कर लें, टुकड़े कर लें उसके, और फिर आप देखें कि आपने अगर 6 हफ्ते का कहा है तो 6 हफ्तों में उसको तोड़ लें, 1 हफ्ते को 7 दिनों में तोड़ लें, 7 दिन को 2 घंटे पर डे अगर आपने उस प्रोजेक्ट पे देने हैं, या आपकी टीम ने देने हैं, या आपकी टीम के मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने उस पर देने हैं, तो आप उसको डिवाइड कर लें और उसके मुताबिक आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आए। ठीक है जी, स्ट्रक्चर कर लें। और ये स्ट्रक्चर जो है, जिसमें गैंट चार्ट होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एमएस प्रोजेक्ट में हम करते हैं, ये एग्जैक्टली वही चीज है कि आप उसको लिख देते हैं और वो फिर कनेक्टेड होता है लोगों के साथ और लोग उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पोर्शन है कंसल्टिंग प्रोजेक्ट स्टेजेस। हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लिखते हैं कि अच्छा जी, हम फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग में हम बात कर लेते हैं कि जनाब पहले हम आपके सारे डायग्नोस्टिक करेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है ना, मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का जिक्र कर देता हूँ, 19 साल से चल रहा है। पहले साल उसका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 19% था। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, स्टॉक लिस्टेड। इस वक्त 19 साल हो चुके और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 7% पे आ गया है। अब ये कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट है कि 7% पे क्यों आया है। एक तो रूल ऑफ थंब ये है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, प्रॉफिटेबिलिटी कुछ केसेस में कम होती है, एक खास स्टेज पे जाके कम होती है, उसके बाद फिर जब आप चले जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस को बढ़ाना भी एक खास हद तक प्रॉफिटेबल होता है, उसके बाद कुछ स्टेज ऐसी आती है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता, पैसे खाने शुरू कर देता है, और फिर एक स्टेज आती है कि जिसके बाद उसके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। जब आप इस लेवल पे ले जाते हैं प्रोजेक्ट को, अच्छा उसी हॉस्पिटल को हमने देखा, हमने एड्रेस किया, उनके उनके लोगों से मिले, उनके चेयरमैन से मिले, बोर्ड से बैठ के हमारी मीटिंग हुई, और हमने फिर उनको मजे की बात, उन्हीं की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो सारा कुछ दिखा रही होती हैं। अच्छा, अब चूंकि वो डॉक्टर्स हैं, उनके जो टॉप
मैनेजमेंट है वो भी डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनको फाइनेंस से इतना ज्यादा लगाव नहीं होता, उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से इतना ज्यादा लगाव नहीं होता, उनको प्रोजेक्ट की बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट से इतना ज्यादा आई मीन उनका फील्ड नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि लगाव नहीं होता, उनको इंटरेस्ट तो होगा कि हम बिल्कुल अप टू द मार्क चलें। फिर वो अपनी डिजिटलाइजेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते। तो उस केस में हमने उनको गाइड किया, हमने उनको हेल्प किया कि आप ये चीजें करें। तो ये जो कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट की स्टेजेस हैं, हम पहले आपका इवेल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद हम ये कर लेंगे, उसके बाद हम ये कर लेंगे। ये आप सारी स्टेजेस हैं उसको बना के रखते हैं। एस्टैब्लिशिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, आप प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि अच्छा ये चीजें हम कर लेंगे, उससे हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन इतनी बेहतर हो जाएगी, हमारे हॉस्पिटल की रिलायबिलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, रेपुटेशन मैनेजमेंट इतनी अच्छी हो जाएगी, हमारे प्रॉफिट्स यहाँ चले जाएंगे, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। दुनिया भर में जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो 30 से 40% वेस्टेज करती है इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमेबल्स एंड सो ऑन। एक लंबी हिस्ट्री है। जब हम स्विच करेंगे टर्न अराउंड मैनेजमेंट के अंदर, तो फिर हम कंसल्टिंग से फिर हम उसको एनालाइज करेंगे कि हेल्थ केयर में क्या चीजें होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या है, टेक्सटाइल सेक्टर में क्या है, बैंकिंग सेक्टर में क्या है, हम पैसे कैसे बचा सकते हैं, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको हम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव में लेके जाएंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। एक होता है फुल टाइम, आप सारे काम छोड़ देते हैं और आप कहते हैं जी मैं कंसल्टेंट हूँ, फुल टाइम काम कर रहा हूँ। दूसरा होता है कि पार्ट टाइम, आप कहते हैं जी मैं शाम को 1 घंटा आपको दे दिया करूँ, मैं आपको ये काम कर देता हूँ, या सैटरडे संडे को मैं आपके पास आ जाया करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप लमसम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, जनाब ये मैं आपको काम कर दूंगा, इस काम के मैं इतने पैसे लूंगा और इतने टाइम फ्रेम में मैं आपको इतने इतने बिट्स एंड पीसेज में इसके जो पोर्शन है ये मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। ये उसकी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स हो जाती हैं। कल हमने जिक्र किया था 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंसल्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब ये आपकी पर्सनैलिटी से मुतालिक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह आज की उसमें हजम कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइफस्टाइल, आप उठते बैठते कैसे हैं, एक कंसल्टेंट का लाइफस्टाइल जो है वो नजर आना चाहिए कि ही और शी इज अ कंसल्टेंट, ठीक है ना। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसकी जो ड्रेस कोड है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका बोलना है, उसकी कमिटमेंट है, मैं 4 बजे ये काम कर दूंगा, मैं मंडे को आपको ये भिजवा दूंगा, ये आपने सारा कुछ मैनेज करना, ठीक है। उसके बाद आपका नेटवर्क है। नेटवर्क से मुराद आपकी सोशल नेटवर्क है, आप किन सोसाइटीज और क्लब्स में उठते बैठते हैं, कितने हल्के हैं सोशल नेटवर्क में, आपके डिजिटल नेटवर्क में, फेसबुक पे, इस पे आप जितनी अपनी अप्रोच करते हैं, ये लोग आपको देखते हैं, आप उनको कैसा नजर आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके अपने इख्तियार में है और आपने अपने नेटवर्क को खुद इस्टेब्लिश करना है। तो मैं बहुत सारी जो सोशल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर बोर्ड मेंबर हूँ। तो उसका ऑब्जेक्टिव भी नेटवर्किंग होता है और उसमें हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, दोनों चीजें उसके अंदर बहुत एग्रेसिवली आती हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है एथिक्स। एक कंसल्टेंट जो है वो एथिकल काम करता है, वो कभी भी इलीगल इलॉजिकल काम नहीं करता। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके पीछे एक सिगरेट कंपनी थी जो उसको फंड कर रही थी। तो अब वो एक तरफ सिगरेट बेच रहे हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी सिगरेट दुकान पे जाके आप देखें तो मिलते हैं, और पूरा मुआशरा, हमारा पूरा यूथ उसके अगेंस्ट खराब होता है। अब वो अगर उस फंड में से किसी जगह पे पैसे दे रहे हैं तो मेरे नजदीक एथिक्स मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना लें या लें, अगेन लंबी डिस्कशन है। एक बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, सब कॉन्टिनेंट के जमाने की बात हो रही है, तो वो फंड रेजिंग लेते लेते एक अलीगढ़ के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे, तो वो एक ऐसे मोहल्ले में चले गए जिसका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, बेटियां बैठी हुई सेशन पे। तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको पैसे देते हैं। लोगों ने कहा जी इनके पैसे हम कहाँ लगाएंगे इसमें। उन्होंने कहा जी हम इस अलीगढ़ के स्कूल के या कॉलेज के टॉयलेट्स बना देंगे। सो एथिक्स मैटर्स। क्रेडिबिलिटी, आप क्या क्रेडिबल हैं, कोई आपको ट्रस्ट कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। नंबर 5 अगेन पूरी पर्सनैलिटी, प्रोफिशिएंसी, लीगल एस्पेक्ट, आप अपने क्लाइंट की बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल मैं किसी यूनिवर्सिटी को कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और यूनिवर्सिटी को ये नहीं पता कि ये चीज एचईसी के जो रूल्स हैं उसकी वायलेशन कर रही है, तो क्या मैं इतना क्रेडिबल हूँ कि मैं उनको पहले से बता दूं कि जनाब ये काम नहीं होगा, आप ये काम नहीं कर सकते, आप जब एक्रेडिटेशन के लिए जाएंगे या एनओसी के लिए जाएंगे तो आप उसमें फंस, ठीक है।
हेल्थ केयर की बात आ रही है तो क्या ड्रैप से ये चीज़, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो यू हैव टू बी क्रेडिबल। पर्सनैलिटी के बाद आपकी स्किल्स हैं। स्किल्स जो हैं ये आपके सारे जितने अभी तक हमने विजनरी चीज़ें डिस्कस की हैं उससे आगे की चीज़ है। तो स्किल्स में आके आप बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें जो आपकी हैं, अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बात करें, यस दीज आर द स्किल्स। उसके बाद टर्न अराउंड मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉलेज, आपको किस एरिया में आप काम कर रहे हैं और उसका आपको नॉलेज क्या है। आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं और आपको टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता, हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं और आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता, और कंसल्टिंग अवेयरनेस, ये सब चीजें जो हैं ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंसल्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक आप में से जो लोग जिनके पास मेरा ईमेल आईडी नहीं है या कॉन्टैक्ट नहीं है वो यहाँ से नोट कर सकते हैं, tahir@pie.org.tk 0300-8508-288। ये हमारी कल की जो प्रेजेंटेशन थी उसका एरिया था। अब हम इमीडिएटली जंप करते हैं। ये मैंने आपको भेजा हुआ है, आप अगर गौर से देखें तो ये आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ, ठीक है जी। जो लोग जूम पे हैं उनके पास, हमारे पास 5 मिनट का टाइम रह गया है जूम में। उसके बाद आप दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा इसी जो आपको भेजा हुआ है लॉगिन। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर ए कंसल्टिंग फर्म और डिसएडवांटेजेस फॉर ए कंसल्टिंग फर्म। अच्छा, अब हम पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस में क्लाइंट्स आर गिवन टू यू। फर्म में आप काम करते हैं, आपको क्लाइंट मिल जाते हैं। बिलिंग एंड कलेक्शन, पेमेंट आपके लिए हो जाती है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन करती है। देयर इज अ रेगुलर डिपेंडेबल मनी, आपका एक सैलरी लगी हुई है, आपको एक खास टाइम पे चीजें मिल रही हैं वगैरह वगैरह। अदर रिसोर्सेज एंड अवेलेबल सच एज कॉपिंग, स्टेशनरी, आपका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है। नेक्स्ट आइटम है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट टैक्सेस। आपका जो पूरा प्रोसेस है वो चलता है। मार्केटिंग इज डन फॉर यू, आपकी उसमें मार्केटिंग हो रही होती है। इस केस में many of the perceived disadvantages of ordinary full-time works are present. इसमें there will be same amount of politics in organizations. It is just another job आप करते हैं. The pay will not be as much higher as you can. आप सोचते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है। उसके बाद हम इसके पहले पोर्शन पे जाते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे हुए हैं, आपके पास होंगे। अच्छा, एडवांटेजेस में पहला, फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर्स, यानी आपकी टाइमिंग और आपके जो क्लोथिंग है उसमें आप रिलैक्स होकर काम कर रहे होते हैं, जैसे इस वक्त हम बैठे हैं। क्रिएटिविटी इन प्रोजेक्ट्स, हर दफा एक नया प्रोजेक्ट आता है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का प्रोजेक्ट किया, वो एजुकेशन सेक्टर था। शिफा फाउंडेशन का प्रोजेक्ट किया, वो एक हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट था। वोल्टा बैटरी का प्रोजेक्ट किया तो वो एक एसएमई सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन थी। एमआईए कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट किया तो वो एयर कंडीशनिंग की एक वैरायटी आपके पास, ठीक है। उसके बाद हायर पे, डाइवर्सिटी इन वर्क, एबल टू वर्क ओन आवर्स टू मैच बॉडी क्लॉक। आप कहते हैं यार मैं रमजान है कि मैं रात को काम करूंगा, दिन में सोऊंगा, योर ऑप्शन, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वहां पे ये नहीं। नो परफॉर्मेंस रिव्यू, आपकी वो एसीआर नहीं लिखी जा रही, आपकी साल के बाद वो नहीं हो रहा। आपका क्लाइंट आपकी इवैल्यूएशन करता है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या नहीं मिलता। कैन चूज वर्क एसोसिएट्स एंड एनवायरनमेंट, आप अपनी मर्जी से अपने कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, वो आप चूज कर सकते हैं। पॉलिटिक्स कम होती है। सी द रिजल्ट ऑफ योर वर्क। ऑन द अदर हैंड, इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इसी पेज के हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अनसर्टेन एंड वेरिएबल इनकम, कभी पैसे आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कभी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कभी नहीं मिलता। हार्ड टू फाइंड क्लाइंट्स, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। लोग कहते हैं जी सारा कुछ तो हमें आ गया लेकिन क्लाइंट नहीं मिलते। सबसे मुश्किल काम ही क्लाइंट लेना है, और क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है, एग्रीमेंट साइन कैसे करना है, और काम सारा कर लिया है उसके बाद पैसे कैसे निकलवाने हैं, ये सारी नेम ऑफ द गेम डिसएडवांटेजेस में आती हैं, अनलेस अदरवाइज कि आप इसके ऊपर ट्रेन हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऑलवेज लुक फॉर वर्क, कांस्टेंट मार्केटिंग।
कंटिन्यूस आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, रोज बताना पड़ता है लोगों को जी मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं काम जानता हूँ, मुझे काम दीजिए। मस्ट परफॉर्म ऑल टास्क, मार्केटिंग, फाइनेंस, सारा कुछ खुद करना पड़ता है। नो वर्क नो पेमेंट, कोई काम नहीं होगा, कोई पेमेंट नहीं होगी। 2 साल से अगर लॉकडाउन में आप 2 महीने से लॉकडाउन में बैठे हैं तो फिर आपके पास कोई पैसे नहीं, ठीक है ना। आपके पास जो जमा पूंजी है वही आप खर्च करेंगे। टैक्सेस कैन बी अ प्रॉब्लम, आपको खुद जमा कराने